हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो पे आज हम करेंगे नवंबर 2021 का जो पेपर हुआ था यूटेट का, उसके क्वेश्चंस को। ठीक है, इसमें भी हम सीडीपी के ही क्वेश्चंस को कवर करेंगे, 30 क्वेश्चंस जो होते हैं। ठीक है, और इससे पहले 2 वीडियोज़ आ गई हैं, अगर जिसने नहीं देखी तो आप जाके देख सकते हो, जिसमें मैंने मार्च वाले पेपर के क्वेश्चंस को करा रखे हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इसमें। पहला क्वेश्चन देखिए, मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा सभी प्रकार की संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और प्रेरक क्रियाकलापों को संपादित करता है। ठीक है, और यहाँ पे पेपर बाइलिंगुअल होता है, तो बेटर रहेगा कि आप हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में क्वेश्चंस को एक बार देख लें, क्योंकि हिंदी के कई वर्ड ऐसे होते हैं जो हमें नॉर्मली मतलब समझ में नहीं आते, और इंग्लिश को हम समझ जाते हैं कभी कभी। और कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो इंग्लिश के समझ में नहीं आते और हिंदी में हम उनको अच्छे से समझते हैं। ठीक है, तो दोनों लैंग्वेज का आप अच्छे से यहाँ पे यूज करके अपने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो है ऑप्शन ए, अग्र मस्तिष्क। ठीक है, तो साइंस वालों को ये पता होगा, और बाकी नॉर्मली तो सबको पता होगा ये कि मस्तिष्क के अलग अलग भाग होते हैं और जिनका अलग अलग फंक्शन होता है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है, शारीरिक अंगों अथवा संपूर्ण जीवन की बढ़ोतरी को कहते हैं। तो ये कहते हैं समृद्धि को। ठीक है, वृद्धि समृद्धि एक ही होता है, इंग्लिश में देखो ग्रोथ। एक होता है ग्रोथ, एक होता है डेवलपमेंट। इन दोनों में अंतर होता है। ठीक है, ग्रोथ क्या होता है, उसमें सिर्फ शारीरिक चेंज आएंगे, और जो डेवलपमेंट होगा उसमें तुम्हारे लैंग्वेज से रिलेटेड और संज्ञान से रिलेटेड ये सारी चीज़ें चेंज आएंगे। इसमें अलग अलग बदलाव, जैसे सामाजिक विकास होगा आपका, इमोशनल डेवलपमेंट आएगा इसमें। तो ये सारी चीज़ें विकास में आएंगी, और जो ग्रोथ होता है, वृद्धि होता है, वो सिर्फ शरीर से संबंधित होगा। ठीक है, मतलब एक टाइम के बाद आपकी हाइट वेट ये सब बढ़ना बंद हो जाता है ना, तो ये सब ग्रोथ के अंतर्गत आएंगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्मृति के अवस्था मॉडल के अनुसार निम्नलिखित में से कौन स्मृति का प्रकार नहीं है। तो संवेदी स्मृति, अल्पकालिक स्मृति, दीर्घकालिक स्मृति और कार्यकारी स्मृति। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा, ये स्मृति का प्रकार नहीं है। ठीक है, बाकी संवेदी स्मृति आपने सुना होगा, इंग्लिश वाले पोर्शन में देखो, सेंसरी मेमोरी और शॉर्ट टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म, तो ये सारी मेमोरी के और स्मृति के प्रकार होते हैं। ठीक है, तो कार्यकारी या वर्किंग मेमोरी जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वस्तु और पृष्ठभूमि के संबंध के बारे में अधिक सोचने को कहा जाता है। तो इसको बोलते हैं समग्र चिंतन, ऑप्शन बी। ठीक है, होलिस्टिक थिंकिंग होती है, जिसमें आप उस ऑब्जेक्ट के बारे में भी सोच रहे हो और उसके पूरे बैकग्राउंड के बारे में भी सोच रहे हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मोटापा है किंतु भोजन करना चाहना किस प्रकार के द्वंद्व का उदाहरण है। तो ये होगा उपागम परिहार द्वंद्व। अब देखो, ये वर्ड मतलब हिंदी में ऐसे है कि समझ में नहीं आएगा किसी को भी आसानी से, जिसकी हिंदी नहीं है स्पेशली। तो इंग्लिश वाले में देखो, अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट। तो उसको पता है कि उसकी प्रॉब्लम क्या है और उसको कैसे ठीक किया जा सकता है, और उसके बाद भी वो उन चीज़ों को फॉलो नहीं करता। मतलब उसको मोटापा है पर फिर भी उसको भोजन करने का मन होता है। ठीक है, मतलब एक्स्ट्रा भोजन करने का। अप्रोच पता है लेकिन उसको वो अवॉइड कर रहा है। ठीक है, तो एक कॉन्फ्लिक्ट है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो, बुद्धि लब्धि का संप्रत्यय किसने विकसित किया, क्वेश्चन नंबर 6। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा, विलियम स्टर्न। विलियम स्टर्न ने 1912 में ये कॉन्सेप्ट लाया था। ठीक है, और इसके बारे में मैंने आपको पहले वाले वीडियो में भी बताया था। इंटेलिजेंस क्वोशंट होता है आईक्यू का फुल फॉर्म, और इसमें एक सूत्र भी होता है जिसमें मानसिक आयु और मानसिक आयु को वास्तविक आयु से डिवाइड करके 100 से उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। ठीक है, बाकी ऑप्शन देखो, एक थे टर्मन, ऑप्शन बी देखो। तो पहले ये माना जाता था, मतलब बहुत सारे रिसर्चर्स ने ये माना कि जिस जिस
जिस किसी में क्रिएटिविटी ज़्यादा होती है उसी में इंटेलिजेंस भी ज़्यादा होता है। तो टर्मन ने ये बताया था कि ये ज़रूरी नहीं है कि जिस जिस व्यक्ति में क्रिएटिविटी ज़्यादा होगी वही ज़्यादा इंटेलिजेंस होगा, ठीक है। तो ये नेसेसरी नहीं है, ये बताया था टर्मन ने 1920 में, ठीक है। या फिर इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि जिसमें हाई आईक्यू होगा उसमें ज़रूरी नहीं है कि ज़्यादा क्रिएटिविटी भी होगी, ठीक है। तो ये बताया था टर्मन ने। और बिने ने दिया था मोनोफैक्टर थियरी इंटेलिजेंस का, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो। वर्तमान समय में मनोविज्ञान को किसका विज्ञान कहा जाता है? ऑप्शन सी, व्यवहार का विज्ञान कहा जाता है मनोविज्ञान को, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन प्रक्षेपी परीक्षण नहीं है? प्रक्षेपी, प्रोजेक्टिव टेस्ट, इंग्लिश वाले में भी देखो, ठीक है। तो रोडसा मिस लक्ष्म ये है, ए भी है, बी वाला भी है, सी भी है, डी इसका नहीं होगा। डी क्या है? MMPI। इसको बोलते हैं मिनीसोटा मल्टीफेजिक पर्सनैलिटी इन्वेंटरी, ठीक है। तो ये मनोविज्ञान से रिलेटेड परीक्षण है, तो प्रक्षेपी परीक्षण नहीं है, ठीक है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पे नहीं है पूछा है ना प्रक्षेपी परीक्षण से रिलेटेड। अगला क्वेश्चन देखो। शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन अध्यापक को इसलिए करना चाहिए ताकि इससे वह अपनी परीक्षाओं में प्रथम आ सके, इसकी सहायता से अपने शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बना सके, इससे शिक्षण को आत्मसंतुष्टि मिलती है, इससे वह दूसरों को प्रभावित कर सके। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा, जिससे कि वो अपने शिक्षण को और अधिक प्रभावशाली बना सके, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। कोई विद्यार्थी कुसंगत में पढ़कर बिगड़ रहा है, एक अध्यापक के रूप में आपका कर्तव्य क्या होगा? तो आपका अगर कोई स्टूडेंट किसी बुरी संगत में पढ़ के बिगड़ रहा है तो उसमें आपका क्या कर्तव्य होगा, ये पूछा गया है। उसके माता पिता से मिलेंगे, उसकी उपेक्षा करेंगे, उसे विश्वास में लेकर समझाएंगे, या फिर उसे बुलाकर डांटना शुरू कर देंगे। तो अगर आप उनके माता पिता से बोलोगे, हो सकता है उनके माता पिता का रिएक्शन अच्छा ना हो, जिससे कि उसके दिमाग पर बुरा असर पड़े। उसकी उपेक्षा करेंगे, मतलब इंग्लिश में देखो टू इग्नोर हिम, तो इग्नोर करोगे तो क्या फ़ायदा ना। और उसे विश्वास में लेकर समझाएंगे, हाँ ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। और अगर उसको आप डांटेंगे तो उससे भी उसको निगेटिव इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसा भी नहीं करना है, ऑप्शन सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में परिकल्पनात्मक चिंतन विकसित होते हैं? तो पियाजे वाला सिद्धांत तो सबने बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ ही लिया होगा, ऐसी मैं उम्मीद करती हूँ, क्योंकि पियाजे से हमेशा क्वेश्चन बनते हैं। इससे पहले 2 वीडियो आए थे, उसमें भी आपने इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखे होंगे, ठीक है। तो इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया है, इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी, औपचारिक संक्रियात्मक। इसने टोटल 4 स्टेजेस बताए थे, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट और फॉर्मल ऑपरेशनल, ठीक है। तो ये ऑप्शन डी फॉर्मल ऑपरेशनल वाला है। और इसके अलावा इसमें एक और कॉन्सेप्ट आता है, एसिमिलेशन, इक्विलिब्रेशन और एकोमोडेशन, ये सारी चीज़ें, और स्कीमा और ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये सब भी देख लेना। अगला क्वेश्चन देखो। एक बुद्धि परीक्षण पूर्णतः शाब्दिक, पूर्णतः अशाब्दिक या अवाचिक अथवा पूर्णतः निष्पादन परीक्षण हो सकता है। इसके अतिरिक्त कोई बुद्धि परीक्षण इन तीनों प्रकार के परीक्षणों के एकांशों का मिश्रित रूप भी हो सकता है। यह कथन है सत्य, असत्य, अनिश्चित या फिर अस्पष्ट। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है, सत्य, ठीक है। तो ये जो भी बोला गया है यहाँ पे वो करेक्ट स्टेटमेंट है। आप चाहो तो इंग्लिश वाले को भी पढ़ सकते हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्यक्तित्व को अधोलिखित विशेषताओं के द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। तो पर्सनैलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन। इसके अंतर्गत शारीरिक एवं मनोवैज्ञानिक दोनों ही घटक होते हैं। किसी व्यक्ति विशेष में व्यवहार के रूप में इसकी अभिव्यक्ति पर्याप्त रूप से अनन्य होती है। इसकी प्रमुख विशेषताएं साधारणतया समय के साथ परिवर्तित नहीं होती हैं। फिर नीचे पे यहाँ पे दे रखे हैं कि कौन कौन से कथन यहाँ पे सही हैं। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। ये सारी चीज़ें इसकी विशेषताएं हैं, ठीक है। सारी विशेषताएं सही हैं पर्सनैलिटी से रिलेटेड, क्योंकि पर्सनैलिटी में फिजिकल और साइकोलॉजिकल दोनों कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है।
और किसी व्यक्ति विशेष में व्यवहार के रूप में इसकी अभिव्यक्ति पर्याप्त रूप से अनन्य होती है, ठीक है, मतलब उसके व्यवहार में दिखते हैं। और इसकी प्रमुख विशेषताएं साधारणतया समय के साथ परिवर्तित नहीं होती हैं। मतलब किसी व्यक्ति विशेष के जो पर्सनैलिटी है, व्यक्तित्व है, उसमें पूर्ण रूप से कोई भी बदलाव नहीं होगा, ठीक है, परिवर्तन नहीं होगा। उसके जो मूल चीज़ें हैं, उसका नेचर या फिर जो भी है, वो अपरिवर्तित रहेगा। तो ये भी होगा, ठीक है। तो सारे स्टेटमेंट करेक्ट हैं। अगला क्वेश्चन देखो, गाल को छूने पर सिर को घुमाना एवं मुख खोलना नवजात शिशुओं में उपस्थित किस प्रकार के प्रतिवर्त के अंतर्गत आता है? प्रतिवर्त मतलब होता है रिफ्लेक्स, ठीक है। तो ये बच्चों से संबंधित कुछ टर्मिनोलॉजी यहाँ पे है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है रूटिंग, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सी किशोरों की एक प्रमुख चुनौती नहीं है? तो किशोरावस्था में बहुत सारी चुनौतियाँ होती हैं, तो इनमें से कौन सी नहीं है, ये पूछा गया है। तो अपचार, मादक द्रव्यों का दुरुपयोग, आहार ग्रहण संबंधी विकार, या फिर असुरक्षा और निर्भरता। तो ये नहीं होती है, डी। बाकी ये सारी चुनौतियाँ होती हैं किशोरों में, क्योंकि उन्हें सही गलत का कुछ पता होता नहीं है, ठीक है। तो बहुत सारे परिवर्तन उस टाइम पे हो रहे होते हैं उनके साथ। तो ये सारी चीज़ें चुनौतियों के रूप में देखी जा सकती हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, प्राणियों की ऐसी अनुक्रियाएं जो उन्हें पीड़ादायक उद्दीपकों से छुटकारा दिलाती हैं या उनसे दूर रहने और बच निकलने के लिए पथ प्रदर्शन करती हैं, किस प्रकार का प्रबलन प्रदान करती हैं? प्रबलन मतलब होता है रीइंफोर्समेंट, ठीक है। तो ये करती हैं ऋणात्मक प्रबलन, ऑप्शन बी, निगेटिव रीइंफोर्समेंट। और तो ये सारे रीइंफोर्समेंट के कुछ टाइप होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, वर्बल, नॉन वर्बल। ये सारी चीज़ें आपने लेसन प्लान बनाते टाइम पे भी आपको सिखाई गई होंगी, ठीक है, क्योंकि क्लासरूम में भी हमें बच्चों को रीइंफोर्समेंट देना होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, किसके अनुसार कौशल अधिगम की प्रक्रिया 3 चरणों में होती है? संज्ञानात्मक, साहचर्यात्मक तथा स्वायत्त। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है, फिट्स के अनुसार, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार के बच्चों का पेशीय समन्वय तथा हस्त निपुणता अपेक्षाकृत निम्न कोटि का होता है? मतलब तो यहाँ पे डिसऑर्डर से रिलेटेड कुछ पूछा गया है। तो ऑप्शन देखते हैं, श्रवण बाधित प्रतिभाशाली बच्चों में ऐसा कुछ प्रॉब्लम होगा क्या? नहीं होगा ना, तो ये तो होगा नहीं, और ये नहीं होगा तो उपरोक्त सभी भी नहीं होगा, ठीक है। और ऑप्शन सी है अधिगम असक्तता, और ये इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन स्मृति की एक अवस्था नहीं है? इस वाले पेपर में स्मृति से रिलेटेड 2 क्वेश्चन आ गए एक ही पेपर में। देखो ऑप्शन देखो, कूट संकेतक, भंडारण, पुनरुद्धार या फिर अवधान। इंग्लिश वाले में भी देखो, इनकोडिंग, स्टोरेज, रिट्राइवल या फिर अटेंशन। तो ये होगा, ये भी होगा, और ये नहीं होगा, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है, अवधान। अगला क्वेश्चन, सामान्य से विशिष्ट की ओर किस प्रकार की तर्कना कहलाती है? तो ये मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग से भी कितने सारे क्वेश्चन बन गए, कल वाले वीडियो में भी था, परसों वाले में भी था, और इस पर भी पूछा गया है, ठीक है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है, निगमनात्मक तर्कना या फिर डिडक्टिव रीजनिंग भी इसको बोलते हैं। इंडक्टिव और डिडक्टिव आपने पढ़ा होगा। अगला क्वेश्चन देखो, किस प्रकार के चिंतन योग्यताओं के अंतर्गत सामान्यतया चिंतन प्रवाह, लचीलापन, मौलिकता एवं विस्तारण आते हैं? तो यहाँ 2 प्रकार के होते हैं, देखो, अपसारी और अभिसारी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है अपसारी, ठीक है, डाइवर्जेंट। और कन्वर्जेंट में बिल्कुल इसके अपोजिट होगा। अगला क्वेश्चन, अब्राहम एच मैस्लो के द्वारा प्रतिपादित आवश्यकताओं के पदानुक्रम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी आवश्यकता पदानुक्रम के तल में स्थित है? तो इसको मैंने पहले वाले वीडियो पर भी अच्छे से बताया था कि अब्राहम मैस्लो ने आवश्यकता का सिद्धांत दिया था, ठीक है, थ्योरी ऑफ नीड, जिसमें उसने 5 अवस्थाओं के बारे में बताया था। उसने इसको एक
त्रिभुजाकार स्ट्रक्चर में बताया था, ठीक है। ऐसे इस तरह से उसने 5 स्टेजेस में डिवाइड किया था। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि पदानुक्रम के तल में स्थित, मतलब जो लास्ट वाली स्टेज, मतलब फर्स्ट जो स्टेज है सबसे नीचे में, वो किसके बारे में थी, ठीक है। तो ये थी फिजियोलॉजिकल नीड्स, शरीर क्रियात्मक आवश्यकता, ऑप्शन ए, ठीक है। बाकी सेफ्टी या फिर सुरक्षा आता है दूसरे वाले स्टेज में। थर्ड में आता है लव एंड बिलोंगिंगनेस। फोर्थ में आता है सेल्फ रिस्पेक्ट। और फिफ्थ में, लास्ट में आता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ठीक है। यहाँ पे एक एक्स्ट्रा बॉक्स बन गया। और इससे संबंधित और प्रश्न ऐसे भी पूछे जा सकते हैं कि जैसे फ्रेंडशिप, फैमिली, ये कौन से स्टेज से रिलेटेड है। तो ये इसी के सब पार्ट्स अलग अलग हैं। तो फ्रेंडशिप और रिलेशन ये सारे भी लव एंड बिलोंगिंगनेस वाले में आ जाएंगे। बाकी एयर, वाटर, फूड, शेल्टर ये सारे फिजियोलॉजिकल नीड्स में आ जाएंगे। सेफ्टी में एम्प्लॉयमेंट आ जाएगा, प्रॉपर्टी वगैरह आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन मनोसामाजिक अभिप्रेरक की श्रेणी में नहीं आता। मनोसामाजिक अभिप्रेरक, ठीक है। यस, साइकोलॉजिकल मोटिव, ओके। ऑप्शन देखो, उपलब्धि की आवश्यकता, संबंधन की आवश्यकता, भूख अभिप्रेरक या फिर शक्ति की आवश्यकता। इंग्लिश वाले में देखो, नीड फॉर अचीवमेंट, नीड फॉर एफिलिएशन, हंगर मोटिव, नीड ऑफ पावर। तो हंगर मोटिव जो है वो इसमें नहीं आएगा। बाकी के ये सारे मनोसामाजिक अभिप्रेरक की श्रेणी में आते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्षुधा, अभाव, सुद्तिशयता तथा अनियंत्रित भोजन की किस प्रकार विकार समूह के अंतर्गत आते हैं। क्षुधा मतलब होता है भूख, ठीक है। तो ये किस प्रकार के विकार के समूह में आएंगे, ये आएंगे पोषण तथा भोजन विकार, ऑप्शन ए, ठीक है। अगला क्वेश्चन, प्राथमिक कक्षा के शिक्षक के लिए निम्नलिखित में से किसका ज्ञान होना सर्वाधिक आवश्यक है। तो एक प्राइमरी क्लास टीचर के लिए किसका नॉलेज होना जरूरी है, बाल मनोविज्ञान का, ठीक है। चाइल्ड साइकोलॉजी को वो जितने अच्छे से समझ पाएगा, बच्चों को उतने से समझ पाएगा और बच्चों को उतने ही अच्छे से वो सिखा भी पाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से किसे बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत शामिल नहीं किया जा सकता। तो चाइल्ड साइकोलॉजी के अंडर इनमें से किसको शामिल नहीं किया जा सकता, बाल कल्याण, मनोविश्लेषण, मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान, ये सब को किया। अगला क्वेश्चन देखो, बाल मनोविज्ञान में अध्ययन किया जाता है। तो जो चाइल्ड साइकोलॉजी होती है उसमें किसका अध्ययन किया जाता है, बालक के जन्म से लेकर बाल्यावस्था तक का, बालक के जन्म के पूर्व गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक का, बालक के जन्म से लेकर प्रौढ़ावस्था तक का, या फिर बालक के जन्म से लेकर युवावस्था तक का। तो ये किया जाता है बालक के जन्म के पूर्व गर्भावस्था से लेकर उसके किशोरावस्था तक, ऑप्शन बी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, बालक के व्यवहार में परिवर्तन के लिए व्यवहार अध्ययन की किस विधि का सहारा लिया जाता है। तो ये लिया जाता है उपचारात्मक विधि, ऑप्शन सी, ठीक है। बाकी साक्षात्कार विधि परीक्षण की विधि होती है और प्रश्नावली विधि और प्रयोगात्मक विधि शिक्षण की विधि होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बाल अपराध की रोकथाम के लिए माता पिता को क्या करना चाहिए। बच्चों को डांटना चाहिए, बच्चों से सहानुभूतिपूर्ण एवं सकारात्मक व्यवहार करना चाहिए, बच्चों को पीटना चाहिए, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। अब जिसने मेरा टीचिंग एप्टीट्यूड वाला वीडियो देखा होगा उसमें मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी कि कहीं पे भी नेगेटिविटी को आपको इग्नोर करना है ऐसे क्वेश्चंस में, और जहाँ पे भी हिंसक चीज़ों को दिखाया गया होगा, जैसे बच्चों को मारना, डांटना, या फिर उनको अवॉइड करना, तो ये सारी चीज़ें नहीं करनी है, ठीक है। तो पेरेंट्स को क्या करना चाहिए, बच्चों से सहानुभूतिपूर्ण एवं सकारात्मक व्यवहार करना चाहिए, ऑप्शन बी,
रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है, पर साइकोलॉजी में ऐसा होता है। ओके, अगला, कौन सी विधि एक नियंत्रित दशा में दो घटनाओं या परिवर्तियों के मध्य कार्य कारण संबंध स्थापित करती है? तो यहाँ पे आप देख रहे होगे कार्य कारण, किसी चीज़ का किसी कार्य के पीछे का कारण कौन बताता है? तो वो बताता है प्रायोगिक विधि, ठीक है, बी एक्सपेरिमेंटल मेथड। तो आज वाले वीडियो में भी 30 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं, और ये जो हमने किया था ये था सेकंड पेपर, और ये टोटल जो वीडियोस मैंने बना दी उसका ये थर्ड पार्ट है, ठीक है। एक और वीडियो आएगा इसी पे जिसमें हम फर्स्ट पेपर के 30 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे CDP के, ठीक है। तो टोटल 4 वीडियोज होंगी, जिसमें मार्च 2021 वाले पेपर का, जिसके फॉर्म 2020 में भरे गए थे, ठीक है, और उसका पेपर लेट हो गया था तो 2021 में कराया, और उसके बाद 2021 वाला पेपर जो नवंबर में हुआ था उसके। तो इस तरह से ये 4 वीडियो आपको हेल्प करेंगी, तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना चैनल को, ठीक है। ओके, थैंक यू फॉर